ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति डामाडोल हो गई है। 10 मई के बाद से देश में महंगाई चरम पर है। जरूरी सामानों की कीमतें आसमान छू रही हैं और इधर पाकिस्तान भारत के हमले के डर से सैन्य खर्च पर लगातार अपना बजट बढ़ा रहा है और इन दिनों ज्यादा खर्च भी कर रहा है। सिंधु जल संधि रद्द होने से पाकिस्तान में फसल पर बुरा असर पड़ा है। दरअसल भारत की रणनीति पाकिस्तान की आर्थिक तबाही है। भारत ने जो डेलीगेशन विदेश भेजे हैं उसने दुनिया को पाकिस्तान की सच्चाई बताई है। दुनिया को पता चल गया है कि पाकिस्तान किस तरह आतंक को पालता और पोसता है और किस तरह वो कर्ज के पैसे भी अपने मृतक आतंकवादियों के परिजनों को बांटता है। यह भारत की कूटनीतिक स्ट्राइक है, क्योंकि भारत ने साफ साफ कहा है कि पाकिस्तान कर्ज के मिले पैसों को आतंक पर खर्च करेगा। अब खबर है कि आईएमएफ कर्ज की दूसरी किस्त देने से पहले वो पीछे हट सकता है। आईएमएफ ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि भारत से तनाव के कारण उसके आर्थिक सुधार और वित्तीय लक्ष्य बुरी तरह प्रभावित होंगे, इसलिए वो इससे बचे। पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार और पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखते हुए आईएमएफ सहमा हुआ है। उसने 11 नई शर्तें पाकिस्तान पर थोप दी हैं। अब कुल शर्तों की संख्या 50 हो गई है। ऐसे में पाकिस्तान का आगे क्या होगा ये कहना मुश्किल है और जो होगा वो इस रिपोर्ट में है। गौर से देखिए। भारत की कूटनीतिक स्ट्राइक, पाकिस्तान की हवा टाइट, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, महंगाई से कराह उठी पाक की जनता, शहबाज शरीफ को टेंशन, भारत ने विदेश भेजे डेलीगेशन। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान की कमर टूट चुकी है। महंगाई चरम पर है, जरूरी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। पीएम शहबाज शरीफ को समझ ही नहीं आ रहा है कि वह करें तो क्या करें। दरअसल भारत पाकिस्तान में आर्थिक तबाही फैलाने की रणनीति पर काम कर रहा है। पाकिस्तानी सेना को 22 अप्रैल से हर दिन अनुमानित 1.5 से $3.25 मिलियन यानी महीने के हिसाब से 45 से $96 मिलियन का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ रहा है, जबकि अभी तक भारत की तरफ से कोई सैन्य प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। दूसरी तरफ पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान शेयर बाजार को अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है, जिससे वो भारी आर्थिक प्रेशर में है। पाकिस्तान के पास पहले से ही विदेशी मुद्रा भंडार काफी कम है और आईएमएफ से कर्ज लेकर देश चल रहा है। आईएमएफ से पाक को झटका, दूसरा इंस्टॉलमेंट लटका। खबर है कि पाकिस्तान को दिए जाने वाले कर्ज के अगली किश्त को लेकर आईएमएफ ने मन बदल लिया है। वह पाकिस्तान को दूसरी किश्त देने के मूड में नहीं दिख रहा है। भारत के पाकिस्तान के खिलाफ कूटनीतिक चाल का असर साफ दिख रहा है। दरअसल भारत के विदेशों में भेजे डेलीगेशन ने बड़ा काम किया है। डेलीगेशन ने दुनिया को पाकिस्तान की सच्चाई बता दी है। पाकिस्तान को 2025-26 के वित्त वर्ष में $26 अरब का विदेशी कर्ज चुकाना है, जो शहबाज सरकार के लिए संभव नहीं दिख रहा है। आईएमएफ ने लोन की पहली किश्त तो दे दी, लेकिन कई सारी शर्तें भी पाकिस्तान पर थोप दिए। अब हाल ये है कि पाकिस्तान में आर्थिक संकट को देखते हुए कोई भी अपना पैसा फंसाना नहीं चाहता, इसलिए धीरे धीरे सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कर्ज देना कम कर दिया। जानकार मानते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान सैन्य खर्चों पर ध्यान दे रहा है, उसकी स्थिति श्रीलंका वाली हो सकती है। भारत की कूटनीतिक चाल, पाक होगा कंगाल। भारत जहां एक तरफ दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है, वहीं पाकिस्तान बर्बादी की कगार पर है। भारत अपनी कूटनीतिक चालों से पाकिस्तान को पूरी तरह बेनकाब करने और तबाह करने में जुट गया है। भारत पाकिस्तान तनाव पर मूडीज ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा था कि इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है और यह असर अब साफ तौर पर दिख रहा है। कुल मिलाकर 10 मई के बाद से भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर और सिंधु जल संधि रद्द होने के बाद पाकिस्तान की आर्थिक और सामाजिक हालत बद से बदतर हो गई है। महंगाई, जल संकट और जनता के विद्रोह से पाक सरकार की नींव डगमगाने लगी है। खबर है कि मौजूदा हालात से निपटने के लिए पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से करीब 41,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की प्लानिंग कर रहा है। लेकिन बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान कर्ज के पैसे चुकाएगा कैसे, क्योंकि लोन की शर्तें सख्त हैं। 7% से 8% की सालाना ब्याज से कम दर पर कोई लोन देने के लिए तैयार नहीं दिख रहा है। भारतीय डेलीगेशन ने पाकिस्तान की जो छवि पेश की है, उससे पाकिस्तान को बड़ा धक्का पहुंचा है। भारत के हमलों में मारे गए आतंकियों के परिवार को भारी मुआवजा देने का बहुत बुरा असर पड़ रहा है। दुनिया जान गई है कि पाकिस्तान कर्ज के पैसे आतंकियों पर खर्च करता है। ऐसे में कोई उसे कर्ज देना नहीं चाहता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड एजीबी जैनी साहब मौजूद हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने, विदेशी मामलों के जानकार, मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं जैनी साहब के पास चलूंगा, पूछने की कोशिश करूंगा कि जैनी साहब, चलते हुए तनाव के बीच IMF ने पाकिस्तान को लोन दे दिया और 11 शर्तें लगा दी और चेतावनी दी है कि भाई जो भी आपका और भारत के बीच तनाव है, उस तनाव में आने वाले समय में या आने वाले भविष्य में जो आपको एक और लोन मिलने वाला है, एक और दूसरी किश्त मिलने वाली है, वो प्रभावित हो सकती है। ये केवल हकीकत है या दिखावा है? जैनी साहब, आपसे पूछ रहा हूं। थैंक यू मनोज, हमेशा बड़ा मजा आता है आपके साथ में। मैं तो सुबह से ही इंतजार करता हूं कि कब 9 बजेंगे और कब मनोज जी आएंगे, आमने सामने बात होगी आपसे। बहुत अच्छा लगता है। देखिए, जो आपने IMF के लोन की बात करी मनोज, जी, लगता है जैनी साहब की आवाज़ नहीं आ रही, कुछ तकनीकी परेशानी है या इंटरनेट की परेशानी है। मेरे साथ अलूने साहब मौजूद हैं, डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने साहब हैं, मैं उनके पास चलूँगा। अनिल अलूने साहब, ये जो IMF ने बात की है कि साहब अगली किश्त आपकी संकट में पड़ सकती है तब जबकि आप भारत के साथ तनाव के रिश्ते और आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त ना हो, ये हकीकत है या केवल दिखाने भर के लिए, कहने भर के लिए? नहीं मनोज जी, ये हकीकत है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है वो किसी भी देश को जब पैसे देता है तो बहुत स्पष्ट होता है कि वो देश आर्थिक सुधारों के जरिए अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करेगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से जो ऋण लिया जाता है उसको वापस करना होता है। और कोई भी राष्ट्र ऋण को वापस तभी कर पाएगा जबकि अपने देश में आर्थिक सुधारों को लागू करेगा, उदारीकरण को लागू करेगा, निजीकरण को लागू करेगा और वैश्वीकरण की नीतियों का पालन करेगा। लेकिन जब आप आतंकवाद से ग्रस्त एक देश है जहां पर लोकतंत्र की आप हत्या करते हैं, जहां पर सेना जो है वो आतंकियों से मिली रहती है, जहां पर आप युद्ध की भाषा बोलते हैं, जहां पर आप युद्ध की ओर उन्मुक्त होते हैं, जहां पर आप आतंकवादियों के परिजनों को पैसा देते हैं, तो ऐसे देश पर भला अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कैसे भरोसा कर सकता है? और सबसे बड़ी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में दुनिया के जो आला दर्जे के देश है उनका बहुत सारा जो है वो एक हिस्सा होता है। जैसे जो अमेरिका, उसका तकरीबन 16% हिस्सा है, भारत का भी 2 से 2.5% हिस्सा है। तो दुनिया भर के जो राष्ट्र है उनका ये पैसा होता है। तो ऐसे में IMF ने बहुत खरी खरी सुना दी है पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के सीमा में जो तनाव है, आतंकवाद को लेकर जो पाकिस्तान का रुख रहा है, वो बहुत ही दुनिया भर में आलोचना का कारण बन रहा है। दूसरी बात है कि भारत ने अपने डेलीगेशन भेजे दुनिया भर में, तो पाकिस्तान एक्सपोज हुआ है। और एक बात और सबसे महत्वपूर्ण है कि लश्कर तैयबा को लेकर भारत ने हमेशा दुनिया में आवाज उठाई है, बहुत सारे एविडेंस प्रस्तुत किए हैं। तो ऐसे में जब दुनिया भर में, खासकर भारत के डेलीगेशन ऐसे देशों में गए हैं जो आप अफ्रीका ले लें, आप यूरोप ले लें, आप एशिया ले लें, आप पूर्वी एशिया ले लें, तो बहुत सोच समझकर भारत ने 33-34 देशों का जो चयन किया है। तो जाहिर सी बात है उन देशों में जाकर भारत ने जो एविडेंस पेश किए हैं उसका नतीजा है, भारत की कूटनीति का नतीजा है कि अंततः अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की इस मांग को स्वीकार किया है। जो पहली बार जब कुछ दिनों पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को पैसा दिया, भारत ने विरोध किया था और अब भारत की मांग को स्वीकार किया गया है। पाकिस्तान को बहुत खरा खरा कह दिया गया है कि आप अपने देश में आर्थिक सुधारों को लागू कीजिए, आप भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव ठीक कीजिए, अपने पड़ोसियों से संबंध अच्छे रखिए। यदि आप ऐसा करते तो ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आप पर भरोसा करेगा, और यदि ऐसा नहीं होता है तो निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अपने हाथ खींच सकता है। और यदि ऐसा होता है तो पहले से ही बर्बाद पाकिस्तान जो है वो दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएगा, वहाँ के जो लोग हैं वो विद्रोह पर उतारू हो जाएंगे। और हाल है देश का, वो गृह युद्ध पर, वो देश वैसे ही गृह युद्ध की कगार पर है। तो ऐसे में मनोज जी, पाकिस्तान जो है IMF के दबाव के बाद बेहद उसके सामने एक चुनौती पड़ गई है, और वो निश्चित तौर पर आने वाले समय में भारत के सामने गिड़गिड़ा सकता है इस बात को लेकर कि भारत से वार्ता हो, बातचीत हो, सीमा पर तनाव कम हो। मनोज जी। डॉक्टर ब्रह्मदीप, ये तो पहले से ही सबको पता है कि पाकिस्तान को जितना भी जो रसद मिलती है, जो लोन मिलता है, वो उससे हथियार खरीदता है, वो पैसा भ्रष्टाचार में चला जाता है। सबसे ज्यादा उसका इस्तेमाल
पाक की सेना करती है और पाक की सरकार में बैठे, सत्ता में बैठे लोग करते हैं। अब आईएमएफ ने लोन दे दिया, आईएमएफ के बाद अब वर्ल्ड बैंक भी लोन देने की तैयारी कर रहा है। वो भी करीब करीब जो लोन की जो संख्या है वो छोटी संख्या नहीं है, वो 20 अरब डॉलर कर्ज देने की तैयारी कर रहा है। हालांकि भारत ने कहा है कि वो इसका विरोध करेगा, वो पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डालने की कोशिश करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये पहली मर्तबा नहीं है, भारत पाकिस्तान को दशकों से इसी तरह का लोन मिलता रहा है। पूरी दुनिया इस बात को बहुत बेहतर तरीके से जानती है कि पाकिस्तान की सरजमी का इस्तेमाल आतंकवादी और आतंकवादी घटनाओं के लिए होता है। उसके बावजूद भी आप लोन दे देते हैं, अरे थोड़ा बहुत इंतजार कर लेते। लेकिन चलते हुए भारत पाकिस्तान तनाव के बीच आपने उसको ऑक्सीजन दे दी, आपने उसको सांसें दे दी और वो उससे हथियार खरीदेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। वर्ल्ड बैंक भी देने जा रहा है, अरे इस पैसे का इंतजार कर लिया जाए। अब उससे पहले वर्ल्ड बैंक भी, आप सोचिए, वर्ल्ड बैंक भी 20 अरब डॉलर पाकिस्तान को देने जा रहा है। मनोज जी देखिए, बड़ा दिलचस्प सवाल है आपका और बहुत ही वाजिब सवाल उठाया है आपने। पाकिस्तान को कर्ज क्यों मिलता है, ये सबसे बड़ा प्रश्न हर इंसान के मन में उठना चाहिए। लेकिन किसी भी देश की भू रणनीति बहुत महत्वपूर्ण होती है और यहाँ पर जो दुनिया भर में महाशक्तियों की राजनीति है वो सांस्कृतिक टकराव को पैदा करती है, वो दुनिया में आतंकवाद को बढ़ावा देती है, वो सैन्य टकराव को बढ़ावा देती है, वो हथियारों के बाजार की व्यवस्था करती है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं। लेकिन जब आप मनोज जी पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान अमेरिका का एक खास ठिकाना है। वह खास ठिकाना सैन्य अड्डे के तौर पर उपयोग करता है, वह आतंकवादियों के केंद्र के तौर पर उपयोग करता है और अमेरिका बहुत खूबसूरती से पाकिस्तान का एक प्रॉक्सी समूह की तरह उपयोग करता है। अभी आप देखिए कि जब भारत और पाकिस्तान का संघर्ष हो रहा था तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के विरोध के बावजूद ऋण क्यों दिया? जाहिर सी बात है, यह अमेरिका के बिना सहमति के हो ही नहीं सकता था। लेकिन यहाँ पर फिर समझना होगा कि क्या अमेरिका के लिए पाकिस्तान जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। क्यों? क्योंकि ईरान के और अमेरिका के संबंध बहुत खराब है। ईरान की जमीन से लगा हुआ पाकिस्तान है। पाकिस्तान का उपयोग अफगानिस्तान के खिलाफ हुआ है, इराक तक हुआ है। सैन्य अड्डे के तौर पर अमेरिका ने मध्य पूर्व में जाने के लिए पाकिस्तान का खूब उपयोग किया है। इवन चीन के खिलाफ भी वो पाकिस्तान को देखता है। तो यदि ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट करना है, यदि ईरान पर दबाव बनाना है तो पाकिस्तान के सैन्य अड्डों की जरूरत पड़ेगी। दुर्भाग्य इस बात का मनोज जी कि पाकिस्तान जैसे जो देश है वो अपनी संप्रभुता को, अपने लोकतंत्र को, अपनी अस्मिता को, अपने देश की जो जमीन है उसका उपयोग वो ऐसा चाहते हैं कि उनका देश उपयोग होता रहे। और आप देखिएगा कि जब भारत और पाकिस्तान आज दो अलग अलग देश बने तो भारत ने अपने उद्देश्य को शिक्षा पर डिपेंड किया, भारत ने अपना उद्देश्य स्वास्थ्य तक बढ़ाया। लेकिन पाकिस्तान तो भारत के विरोध में उसका जन्म हुआ था, तो उसी कारण वह सैन्य टकराव के मुहाने पर खड़ा होता गया। वो सेंटो का सदस्य बना, वो अमेरिका के हर उस सैन्य समझौते का सदस्य बना जो कि उस सैन्य टकराव में उसको डालते थे। और अंततः वो गैर नाटो सहयोगी भी है पाकिस्तान अमेरिका का। तो बात यही है, अमेरिका, रसिया ले लें आप, चीन ले लें, ब्रिटेन ले लें, फ्रांस ले लें, ये ऐसे देश है मनोज जी जो अपने हितों के लिए टकराव को बढ़ावा देते हैं। इन देशों को ऐसे देश चाहिए जहां पर राजनीतिक अस्थिरता हो, जहां पर लोकतंत्र का दबाव नहीं हो। और यही कारण है कि अमेरिका की हसरतों को पूरा करते करते पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है। वह कर्ज लेने के लिए मजबूर है। वहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। वहाँ की जो शिक्षा है वो मदरसों में पलने लगी है। तो पाकिस्तान के जो हुक्मरान है, पाकिस्तान की जो सत्तासीन है, पाकिस्तान की जो सेना है, यदि भाई अपने देश को बर्बाद कर देना चाहती है, यदि भाई अपने देश को संसाधन की तरह लुटा देना चाहती है, तो फिर दुनिया क्या कर सकती है? तो यही कारण है मनोज जी कि पाकिस्तान को IMF से कर्ज मिलता है, वर्ल्ड बैंक से कर्ज मिलता है। एक बात को यहाँ समझने की जरूरत है कि ये जो मूल्य है, ये जो आदर्श है जिसकी संयुक्त राष्ट्र में बात हुआ करती थी, अब वो दौर चला गया है। अब ट्रंप जैसे जो लोग हैं वो दुनिया के सबसे महान देश के राष्ट्रपति बन गए, जो एक राष्ट्रपति की तरह नहीं बल्कि सौदागर की तरह पेश आते हैं, जो श्वेत वर्चस्ववाद को बढ़ा रहे हैं,
जो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ बैठकर गोरों की बात करते, उन गोरों ने जिन्होंने रोन दिया था कालों को वहां पर दक्षिण अफ्रीका में। तो इस दुनिया में अब मूल्यों और आदर्शों की रक्षा करने वाला कोई बचा नहीं है, और अफसोस इसी कारण वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी जो संस्थाएं हैं उनकी विश्वसनीयता कम हो रही है और उनका जो उपयोग है वो आतंकी देशों के लिए होने लगा है। मनोज जी। जनी साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं। जनी साहब माफी चाहते हैं, तकनीकी खराबी के कारण आपकी आवाज नहीं जुड़ पाई। चर्चा हम इसी बात को लेकर कर रहे हैं कि आखिर क्या स्थिति है, लेकिन एक रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक वित्तीय अपराध निगरानी संस्था FATF, जनी साहब मेरी आवाज आपको मिल रही है? जनी साहब का संपर्क हमसे फिर से नहीं हो पा रहा, लेकिन अलूने साहब, जो FATF है जो कि एक तरह से आपराधिक निगरानी संस्था है और इसके जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, भारत उसमें जाकर अब विरोध करने वाला है, बहुत मुस्तैदी के साथ विरोध करने वाला है और वो ये कहने वाला है कि आप जितना भी पैसा गरीबों के लिए, योजनाओं के लिए, पाकिस्तान के विकास के लिए, पाकिस्तान के सामाजिक सरोकार के लिए देते हैं, पाकिस्तान इनके हथियार खरीद लेता है और उन्हीं हथियारों को खरीद के वो तमाम पड़ोसी मुल्क भारत में भेजता है, आतंकवादी घटनाओं को करता है। क्या आपको लगता है कि भारत अपनी एक जोरदार उपस्थिति दर्ज करा पाएगा? FATF में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल करा पाएगा क्या? देखिए मनोज जी, क्योंकि आप एक भारतीय हैं और भारतीय बुद्धिजीवी हैं, तो आपके विचार बहुत ही तर्कसंगत और मूल्यपरक होते हैं, लेकिन जो दुनिया की वैश्विक संस्थाएं वहां पर मूल्य भी नहीं है और वहां पर तर्क भी नहीं है। ग्रे लिस्ट में डालने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि भारत को अमेरिका, चाइना, रसिया ऐसे देशों का समर्थन चाहिए और भारत कई बार जो है वो पाकिस्तान को घेर भी चुका है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि अब पाकिस्तान के साथ चाइना जैसे देश खड़े हैं जो कि बार बार अड़ंगा लगाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि भारत ने जिस प्रकार से एविडेंस दुनिया के सामने पेश किए हैं उससे पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र घोषित हो जाना चाहिए था। तमाम सारे सबूत है। जैनी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जैनी साहब माफी चाहते हैं, आपका तकनीकी परेशानी के कारण आपकी आवाज नहीं मिल पा रही थी, लेकिन हम चर्चा इसी बात को लेकर कर रहे हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। बार बार तमाम देश आतंकवाद के खात्मे का तो जिक्र करते हैं, वो लगातार संकेत इस बात को लिखते हैं, लेकिन उनका एक दोहरा रवैया देखा जाता है। और अलूने साहब, ये जो दोहरा रवैया है ये बताता है कि बहुत से ऐसे देश हैं जो कहने को तो हमारे साथ खड़े हुए हैं, कहने को तो वो पाकिस्तान का आतंकवाद को लेकर बिल्कुल समर्थन नहीं करते, जिसमें अमेरिका भी है, जिसमें चाइना भी है, जिसमें बांग्लादेश भी है, लेकिन वो पर्दे के पीछे भसक प्रयास करते हैं कि पाकिस्तान को जितनी मदद दी जा सके वो दी जाए, कम से कम भारत परेशान है और बना रहे। मनोज जी, आप मनोज जी मुझे जवाब देना है। जी आप ही को जी देखिए मनोज जी, ये भी बड़ा अहम सवाल है आपका। दरअसल दुनिया में जब भारत जैसे देश जहां का नेतृत्व जो है इतना मजबूत हो, जहां का नेतृत्व विदेशी दबाव में नहीं आता, जहां का नेतृत्व खरी सुनाता हो, जहां का नेतृत्व यह तय कर लेता हो कि तमाम वैश्विक दबाव के बावजूद हम रूस से तेल खरीद लें, जहां का नेतृत्व तमाम दबाव के बावजूद ईरान से कूटनीतिक संबंध बनाए रखता हो, तो ऐसे देश पर दबाव नहीं बनाया जा सकता। दबाव जो फायदा उठाया जा सकता है पाकिस्तान जैसे ऐसे देश का जो कमजोर हो, जिसको सैन्य अड्डे के तौर पर आप उपयोग कर लो, जहां पर कट्टरपंथियों को भड़काकर आप उनका उपयोग कर ले, जहां से आप आतंकियों को लाकर भाड़े के सैनिकों को दूसरे देशों में भेज दे। जैसे भाड़े के जो आतंकवादी है उसको पाकिस्तान की ओर से अजरबैजान की ओर भेजे गए, तो अजरबैजान ने पाकिस्तान का समर्थन कर लिया। तो ये भारत और पाकिस्तान का फर्क दो महज देश नहीं है, ये दो चरित्र हैं और भारत का चरित्र जो है वो बहुत ही मूल्यपरक रहा है। भारत लोकतंत्र का समर्थक रहा है, भारत सामाजिक न्याय का समर्थक रहा है, भारत धर्मनिरपेक्षता का समर्थक रहा है, भारत विश्व शांति का समर्थक रहा है। और जो पाकिस्तान है वह दुनिया के लिए सिर्फ एक संसाधन बन गया है। तो अब आप देखिए मनोज जी, तुर्की क्यों मैं आपके पास आता हूँ, अलूने साहब मैं आपके पास आता हूँ, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है मरियम नवाज से जुड़ी हुई। मरियम नवाज ने आसिफ मुनीर की पोल खोल दी। भारत के हमलों में बड़ा नुकसान हुआ है, ये मरियम नवाज ने कहा है। ऑपरेशन सिंदूर से
पाकिस्तान में बड़ी तबाही हुई है, ये मरियम नवाज ने कहा है। पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के हमलों से अभी भी जूझ रहा है, ये किसी और ने नहीं बल्कि मरियम नवाज ने कहा। अब आप सोचो कि मरियम नवाज जिनकी सरकार अभी है, जिनकी सत्ता अभी है, अगर वही मरियम नवाज इस बात का जिक्र कर रही हैं तो आप और क्या बात करेंगे। अब दूसरा सवाल डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने साहब, मेरा आपसे है कि जब ऑपरेशन सिंदूर ने आपकी बखिया उधेड़ दी और इस बात का जिक्र मरियम नवाज कर रही हैं, तो फिर असीम मुनीर को प्रमोशन काहे को दे दिया? बड़ा बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए मनोज जी, आपको एक बात देखिएगा, जब मोदी जी ने भाषण दिया, देश को संबोधित किया, तो उनके चेहरे पर एक चमक थी। लेकिन जब शहबाज शरीफ जब देश को संबोधित कर रहे थे, तो उनके चेहरे पर एक फीकापन लग रहा था, एक डर लग रहा था। और आपने फील्ड मार्शल घोषित कर दिया अपने देश में, उस सैन्य प्रमुख को जो युद्ध हरवा चुका है। उसके पहले जिस सैन्य प्रमुख अयूब खान को पहला फील्ड मार्शल घोषित किया था, वो जिंदगी में कभी युद्ध जीते ही नहीं थे। उनको जो अंग्रेज है उन्होंने सेना से निकाल दिया था, उनको कायर कहकर निकाल दिया गया था, उनके खिलाफ जिन्ना ने जांच बिठाई थी। तो ऐसे इंसान को सबसे पहले आपने अयूब खान को फील्ड मार्शल बनाया, जिसने कभी युद्ध जीता नहीं था। दूसरी बात, अब इनको बना दिया। और दूसरी बात है मनोज जी की झूठ की ज्यादा उम्र नहीं होती। आपने कुप्रचार करके अपने देश में आप जश्न मना रहे हैं, आप कुप्रचार करके अपने सैनिकों को, अपने फील्ड मार्शल को सामने ला रहे हैं। ये जो सेना और जो सरकार का टकराव है, अंततः वो बुलबुला फूटना ही था। तो शहबाज शरीफ के जो डर था, जो उनके चेहरे पर दिख रहा था, और जो मजबूरी में उनको सेना की तारीफ करना पड़ी, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि यदि उन्होंने सही घोषणा कर दी तो उनकी सत्ता पलट हो जाएगी। लेकिन अंततः ये सच है कि जो मरियम नवाज है, उन्होंने स्वीकार कर लिया है। इससे यह भी पता चलता है कि चाचा और भतीजे के बीच जो है वो राजनीतिक टकराव शुरू हो गया है। और यह जो टकराव है मनोज जी, यह पाकिस्तान में एक बार फिर तख्ता पलट के संकेत है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में आसिफ मुनीर का वैसा ही सेना में विरोध होगा जैसा अयूब खान का 1965 के युद्ध हारने के बाद हुआ था। और 1969 बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और शायद उसी बात के संकेत भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान से इस तरह की आवाजें उठ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने साहब।